Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 105 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए क्वेश्चन होते हैं उनके। तो या तो फिर लीड कोड से हो या फिर जीएफजी या इंटरबिट। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आके ये readme.md फाइल होगी, ये बिल्कुल पेज के एंड में मिलेगी। ये वाला पार्ट रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा आपको सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है। और एक इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करने का। तो अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो आप इस रेपोजिटरी के अंदर आके ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए यार एक ये contributing.md फाइल होगी, इसको जरूर से रीड कर लेना। अगर आप इसको रीड करे बिना ही अपना सोल्यूशन कोड ऐड कर रहे हो तो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। तो ये वाला पार्ट एक बार जरूर रीड करना। और हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं और आप भी जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो। आज का क्वेश्चन देखते हैं आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ बाइनरी मेज। तो यार ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बिल्कुल मजा आ गया था ये क्वेश्चन करके। ये है BFS का क्वेश्चन है। बट इसके अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच लगाई वो रिकर्जन लगाई, फिर उसके बाद बैक ट्रैकिंग लगाई, उसके बाद उसमें डीपी भी ऐड करी। बट यार वो क्वेश्चन चला नहीं, तो वो वाली अप्रोच भी आपको दिखाऊंगा। तो एक बार ये क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। गिवन n क्रॉस m मैट्रिक्स ग्रिड वेयर ईच एलिमेंट कैन बी आइदर 0 or 1। ओके, सो वी आर गिवन matrix of size n cross m and it is also a binary matrix, and we have to find the shortest distance between a source and a destination cell. So we will be given a source, and suppose this is source and this is destination, so we have to find the shortest distance between them, and the path can only be created with only one values. Okay, so if the path is not possible then we have to return -1. So after that this note you can make. Okay, so that means simply we can move up, right, and up, down and left, right. So that is a very clear thing. So first of all, we will be given a source array. So that means this is x coordinate, this is y coordinate. So 0, 1. So we are here, and 2, 2. So 0, 1, 2. So destination is this and source is this. So we can see 1, 2, 3. So from source to destination, the shortest distance is 3, and we have to just return the same thing. So this is a question of metrics and ऑल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो हमें ये चीज़ पता है, अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी चीज़ का, तो हमने अगर ग्राफ के क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो उससे हमको ये चीज़ कन्फर्म है कि BFS होता है जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हम एक पॉइंट से अपने आप को एक्सपेंड करते जाते हैं। तो एक बार ये बोर्ड पे दिखाता हूँ मैं, ये वाली चीज़। हमारे पास ये चीज़ है और हमने यहाँ पे जाना है, हमको BFS करना पड़ेगा। अब DFS में क्या होता है, हम एक पाथ पकड़ेंगे। सपोज करो हमारे पास ये 4 पाथ हैं। हम इस पे जाने के हमारे पास और भी पाथ हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे जा सकते हैं। सपोज करो हमारे पास ऐसे ही पाथ है। तो डीएफएस में क्या होता है, हम एक पाथ सिलेक्ट करते हैं, उसकी पूरी एंड तक जाके देखते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन मिला या नहीं। तो हमने पहले ये वाला पाथ सिलेक्ट करा, फिर ये वाला करा, इसकी एंड पे जाके देखा डेस्टिनेशन मिला या नहीं, या फिर ये वाला सिलेक्ट करा। तो ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। तो डीएफएस में हमारा कुछ ऐसा होता है। बट बीएफएस में हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट से उसके सारे नेबर्स को हम एक बार में ट्रेवल्स करते हैं। तो उसके लिए यार हम नॉर्मली बीएफएस के अंदर क्यू यूज करते हैं, बट आपको मैं अपने रिकर्जन वाली अप्रोच भी दिखाऊंगा जो मेरे को पहले आई थी। तो बीएफएस के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो सोर्स से उसके जो सारे के सारे क्लोज नेबर होंगे उनको ट्रेवर्स कर लेंगे। तो बीएफएस हमने पहले ये करा, फिर जो उनके नेबर्स होंगे, यहाँ पे 4 नेबर आए, तो सपोज करो इन चारों के आगे आगे नेबर्स है जो उन पे ट्रेवर्स करा। तो 2 लेवल, फिर 3 लेवल, फिर 4 लेवल, और चौथे लेवल पे आ गया तो हमको बता लिया कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 होने वाला है। तो बस हम वही चीज रिटर्न करा देंगे। तो ये तो होगी हमारी BFS वाली अप्रोच। बट इसकी एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आई थी, अगर आपको ये BFS के बारे में नहीं पता तो आपने कैसे सोचा होगा इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए यार सपोज करो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जाएंगे। हम ब्रूट फोर्स में सारे पार्ट ट्रेवर्स करेंगे। एक पॉइंट से हम कहाँ जा सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख देंगे, यहाँ पॉइंट से हम ऊपर एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, इधर करेंगे राइट में एक, लेफ्ट में एक, बॉटम में, और चारों चारों जगह से जो हमारे पास मिनिमम आंसर आ रहा होगा, मिनिमम डिस्टेंस आ रहा होगा, हम वो चीज़ रिटर्न कराएंगे। तो हम एक आंसर ले लेते हैं, जो हमारा आंसर जो हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल करके आएगा, इसके अंदर हम ग्रिड पास करेंगे और अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे जो होगा हमारा। इसको सोर्स लिख देते हैं SRC, और इसको हम डेस्टिनेशन लिख देते हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो एक्स एक्सिस, इसका सोर्स का वाई एक्सिस, एंड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड ऑल्सो हमें एक डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ ठीक है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्टेंस। इसको हम 0 होगा हमारा स्टार्टिंग में। ओके, एंड आफ्टर दैट इससे हम रिटर्न क्या कराएंगे,
आंसर यही अभी के लिए यही यही लिख देते हैं। हम बताएंगे हमारा अगर केस ऐसा हुआ कि हमारे पास आंसर ही नहीं आया, तो अगर हम डेस्टिनेशन में कभी पहुंचे ही नहीं, तो हमारे -1 कैसे रिटर्न कराएंगे, वो चीज़ भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे देखो हमारे पास एक पॉइंट है, उसके ऊपर से एक आंसर आएगा। सपोज करो एक्स आया आंसर, चलो कुछ भी सपोज करो, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो हमारे पास 4 आंसर आएंगे, ए बी सी डी। अब इन चारों का हमको मिनिमम लेना पड़ेगा, इन चारों में से, क्योंकि हमको सोर्स से डेस्टिनेशन का मिनिमम आंसर निकालना है। तो सपोज करो हम इस डायरेक्शन में गए, एक सेकेंड, सपोज करो हम यहां से इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में गए, या फिर यहां से इस डायरेक्शन में हमने मूव करा, बट यहाँ पे तो हमको दिख रहा है मैट्रिक्स ही नहीं है, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करें, हम रिटर्न कराएंगे इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो इन्फिनिटी, अगर यहाँ से कहीं पे जीरो आ रहे हैं, क्योंकि जीरो पे हम पाथ पाथ पे हम स्टेप नहीं रख सकते, तो यहाँ से अगर इधर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्यों हमने रिटर्न कराया, अब वो वाला रीजन भी दिखा देता हूँ। तो इन्फिनिटी हमने क्यों रिटर्न करा है, क्योंकि यहाँ से देखो हमको चारों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इन्फिनिटी आ गया, अगर सपोज करो दो का इन्फिनिटी आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया, तो चारों का मिनिमम हमारे पास 1 आएगा। बट सपोज करो ए, अगर हम इसका इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी कराते तो आंसर हमारा माइनस इन्फिनिटी आता, -1 कराते तो -1 आता, और -1 का मतलब है पाथ अवेलेबल नहीं है, और हमारा -1 हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, बट हमको दिख रहा है यहाँ पे एक डिस्टेंस पे हमारा पाथ अवेलेबल है। तो हमको माइनस इन्फिनिटी नहीं कराना। अगर हमारा पाथ अवेलेबल नहीं है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, डीएफएस फंक्शन से हम रिटर्न कराएंगे इन्फिनिटी, क्योंकि हमको चारों का मिनिमम निकालना है। तो यहाँ से हमने इन्फिनिटी रिटर्न कराया और चारों का मिनिमम 1 आ गया, तो हम अपने फाइनल रिजल्ट में 1 रिटर्न कराएंगे। बट अगर हमारे फाइनल रिजल्ट में इन्फिनिटी आ गया, वो कैसे आएगा, अगर हमारा चारों चारों डायरेक्शन से हमारे पास पाथ अवेलेबल नहीं है। देखो अगर यहाँ से हमारा इन्फिनिटी आया, ए से हम ऊपर गए थे तो उससे अवेलेबल नहीं है, बी हम नीचे गए थे उससे अवेलेबल नहीं है, हम राइट में गए उससे भी अवेलेबल नहीं है पाथ, लेफ्ट में गए उससे भी अवेलेबल नहीं है, तो चारों का मिनिमम हमारे पास इन्फिनिटी आया। मतलब ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है इस मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो अगर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, तो हम रिटर्न करा देंगे -1, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं रिटर्न कराना। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न कराना है, तो -1 रिटर्न करा दिया। एल्स अगर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं है तो हमने डायरेक्ट आंसर रिटर्न करा दिया। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा कि हम इन्फिनिटी क्यों रखेंगे, क्योंकि हम चारों डायरेक्शन से मूव करेंगे और मिनिमम लेना है, तो इन्फिनिटी और मिनिमम को हम कंपेयर कराएंगे। तो अब हम फटाफट अपना डीएफएस फंक्शन लिख देते हैं, ग्रिड, एंड इसके अंदर हमारा आई जे ले लेते हैं, जो हमारे करंट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, ओके। और इसके बाद हम एक्स और वाई ले लेते हैं जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली हैं, एंड इसके बाद एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ओके। सो इसके बाद हम सबसे पहले अपना बेस केस लिखेंगे कि अगर हमारे इंडेक्स से बाहर हो गया, तो आई हमारा लेस देन 0 हो गया, या फिर हमारा जे लेस देन 0 हो गया, या फिर हमारा आई हो गया ग्रिड डॉट लेंथ। तो 0 बेस इंडेक्सिंग है तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, और आई और जे इसमें रो और कॉलम अलग है, तो जे अगर इक्वल हो गया हमारे रो की लेंथ के, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद अगर हमारा ग्रिड में 0 है तो भी हम पाथ पाथ पे स्टेप नहीं रख सकते, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, अगर हमारा पॉसिबल नहीं है, अभी अभी यहाँ पे बताया, अगर हमारा यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, इन्फिनिटी। तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो यहाँ से इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और अगर हमारे पास आई इक्वल टू एक्स हो गया एंड साथ साथ जे इक्वल टू हमारे पास वाई हो गया, मतलब जो हमारा सोर्स था, ये आई जे हमारे सोर्स हैं और एक्स वाई हमारे डेस्टिनेशन है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल हो गए, तो हमने क्या रिटर्न कराना है, डिस्टेंस। तो ये हमारे बेस केस हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमको चारों डायरेक्शन में मूव करना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो इसके लिए हम या तो एक एरे बना लेते हैं जो हमारी डायरेक्शन बताएंगे। तो इंट एरे आई डायरेक्शन की, हमको आई आई डायरेक्शन में किस में मूव करना है, एक्स कोऑर्डिनेट में। तो न्यू इंटीजर 10 -10। तो ये चीज़ आपको यार पता होगी, ये हम एक एक करके चारों डायरेक्शन हम इफ एल्स करके, इफ एल्स नहीं, हम डायरेक्ट करके भी लिख सकते थे, बट अगर ये चीज़ हम करेंगे लूप चला लेंगे हम सीधा। तो आई और फिर जे डायरेक्शन, तो अगर हमारा एक्स में बढ़ रहा है तो 0, और इसके बाद फिर 0 फिर -1। तो ठीक है, ये आपको पता लगी होगी, ये हमारी चारों डायरेक्शन है। तो इसके बाद हम एक आंसर बनाने के, फाइनल आंसर जो होगा हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, आई इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स शुड बी लेस देन 4,
इंडेक्स प्लस प्लस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर एंड एक डीएफएस नई कॉल लगाएंगे। अब डीएफएस कॉल लगाएंगे हम पहली डायरेक्शन में, पहली डायरेक्शन हमारी होगी आई प्लस हो रहा है, मतलब कि रो इंक्रीज हो रही है और कॉलम सेम रहेगा, तो रो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले ये ग्रिड जाएगी और आई में प्लस करेंगे हम आई डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इंडेक्स, एंड जे में हम प्लस करेंगे जे डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इंडेक्स, एंड आफ्टर दैट हमारा सोर्स ये एक्स और वाई तो हमारा सेम रहेगा, एंड हमारा डिस्टेंस प्लस वन हो जाएगा क्योंकि हमने एक स्टेप आगे चल दिया है, तो हम आगे जा रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस प्लस प्लस नहीं लिखना है। प्लस प्लस और प्लस वन में फर्क होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस की नई वैल्यू, डिस्टेंस की जो करंट वैल्यू है वही अपडेट हो जाएगी। बट अगर हम डिस्टेंस प्लस वन लिख रहे हैं तो जो ये हमारा फंक्शन कॉल है इसके अंदर हमारी अपडेट होकर वैल्यू जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं अपडेट होगी। तो एट लास्ट हमें रिटर्न कराना है आंसर। बट इसके अंदर अभी एक और प्रॉब्लम है, हमको इसमें हम इसमें देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले वन था, हम पहले वन था, फिर हम इसके नीचे आ गए, तो यहाँ से हम नीचे आ गए, बट इसके भी हम चारों डायरेक्शन में ही कॉल लगा रहे हैं, तो इसके भी ऊपर आ रहे हैं, तो इससे नीचे आए फिर इससे ऊपर आए, तो ऐसे ऐसे करके हम इसी लूप में फंसे रह जाएंगे और हमारा ये टीएलई दे देगा। तो इसके लिए हमको, अगर हम ना जाए उसके ऊपर, तो जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम इसको जीरो कर देंगे। तो हम, इसका मतलब क्या है, हम अगर किसी भी पोजीशन पे आ गए, यहाँ से हमने डीएफएस कॉल लगानी है, यहाँ पे हमारा जीरो है, यहाँ से हमने, यहाँ पे हमारा वन है, यहाँ से हमने डीएफएस कॉल लगानी है चारों डायरेक्शन में, इधर 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 और इधर, और हम चाहते हैं कि अब अगर हम डीएफएस कॉल लगा रहे हैं ना चारों डायरेक्शन में, तो हमारा वापस इस पे नहीं आना चाहिए। तो मतलब है हम डीएफएस कॉल लगाने से पहले इसको जीरो कर देंगे, और फिर जब यहाँ पे आएंगे हम डीएफएस कॉल यहाँ की लगाई, तो हम इसके लिए नीचे नहीं आ रहे हैं क्योंकि जीरो पे हम नी स्टेप रख रहे। तो इसका मतलब क्या है, हम डीएफएस कॉल्स लगाने से पहले ग्रिड के उस इंडेक्स को हम जीरो कर देंगे, क्योंकि हम जीरो कर दिया तो हम इस पे नहीं आने वाले हैं, और वापस से हमको वन भी करना पड़ेगा। तो ग्रिड के इस इंडेक्स को हमने वन भी कर दिया, तो यहाँ पे हमारा बैक ट्रैकिंग का यूज हो गया। तो रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग हमारे दो चीजें तो यहाँ पे आ चुकी हैं, और अब चेक करते हैं हमारा कोड क्या चल रहा है। तो ओके, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है ये, सो वीडियो लंबी जाएगी, बट अब ये ट्राई करेंगे। अब यार ये हमारा नॉर्मल रिकर्सिव फंक्शन चल रहा है, बस इसमें हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम दोबारा दोबारा पाथ में रिपीट ना करें, हम इन्फिनिटी लूप में ना फंसे। बट ये हमारा नॉर्मल रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसमें हमारा टीएलई आएगा ही आएगा। तो एक बार सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। वैसे यार आपको सबमिट नहीं करना चाहिए, अगर आपको दिख रहा है कि आपका टीएलई आने वाला है, ओके, अगर आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम में टीएलई आने वाला है, जस्ट जैसे, तो आपको पहले उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए सबमिट करने से पहले। बट मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि टीएलई आएगा। तो यहाँ पे टीएलई हमारे पास आ चुका है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, रिकर्जन की यार ऑप्टिमाइजेशन होती है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हम एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर हम आंसर स्टोर कराएंगे कि यहाँ से हमारा आगे का डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो मेरे दिमाग में ये अप्रोच आई थी, तो मैंने क्या करा, सिंपली एक मैंने डीपी एरे बना लिया, मैट्रिक्स बना ली, जिसके अंदर यहाँ पे ग्रिड डॉट लेंथ, और यहाँ पे तो इसी साइज का मैंने ग्रिड के साइज का एक डीपी मैट्रिक्स बना ली, और इस डीपी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, इसके पहले इफ हमारे पास डीपी में इस ith इंडेक्स पे और इस jth इंडेक्स पे नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई आंसर पर है, तो हम डीपी वाला आंसर रिटर्न कराएंगे। यही हम नॉर्मल चीज़ करते हैं, अगर आपने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो और यहाँ पे हमने आंसर स्टोर करा लिया, तो यहाँ पे हम स्टोर करा रहे हैं, और एक बार हम कैलकुलेट करने से पहले चेक भी करें क्या हमारे डीपी में ऑलरेडी आंसर पड़ा है, तो इसको चेक करते हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तो हो गया, क्योंकि हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर हमने ये चीज़ पे कॉल कर लिया है, तो एक बार हम ऊपर से आके, चलो एक बार यहाँ बोर्ड पे दिखाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैंने डीपी का यूज करके करा क्या है, तो अगर हम कोई स्टेप पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे हम कहाँ से आ सकते हैं, अगर हमारा सोर्स ये है तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो अगर हम इसका एक बार ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आके हमने एक बार आंसर निकाल लिया, तो यहाँ से दोबारा आ रहे हैं ना, तो इसका दोबारा से हमको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही बार हम किसी पॉइंट का आंसर निकाल रहे हैं। तो ठीक है, अब इसका आंसर हमारे पास सही आना चाहिए। ओके, क्या गलती कर दी, यहाँ पे डीपी ने यूज़ करा, एंड चेक करते हैं अब। ओके, सो हमारा आंसर तो ठीक आ रहा है, माइक का इशू ना हो बस।
तो अब इसमें यार दिक्कत क्या आ गई है, ये हमारा 6 आंसर आ रहा है बट यहाँ पे 12 कैसे आ रहा है। तो हमारा तो पहले आंसर ठीक आ रहा था, बस हमने डीपी का यूज़ करा, उससे हमारा आंसर गलत क्यों आने लग गया। तो यार इसके लिए ये मैंने गलती कर दी थी। मैं बस दिमाग में जो अप्रोच आ रही थी मैं उसको बस लगाए जा रहा था, मैंने इसके टेस्ट केस तो सोचे ही नहीं। तो ये गलती यार आप मत करना, पहले आप थोड़े से टेस्ट केस सोच लेना कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सपोज करो ये मेरे पास आंसर आया, ये मेरे पास सोर्स था और ये मेरे पास डेस्टिनेशन था, ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है। और मैंने डीपी में इसका आंसर स्टोर करा लिया। तो सपोज करो मैं यहाँ से लंबा पाथ लेके यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ राइट में, सबसे पहले मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, राइट में राइट वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो राइट में फिर यहाँ से राइट में वैल्यू नहीं आई, फिर नीचे, फिर ये वाला पाथ लेके मैं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गया, इसका आंसर मैंने देखा 2 आ रहा है, तो इसके लिए मैंने डीपी में वैल्यू स्टोर करा ली 2। अब यह क्या, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है? नहीं, एक सेकेंड, शायद से गलती कर दी। यहाँ पे मैंने इसका फाइनल रिजल्ट क्या स्टोर करा लिया, यहाँ से हमारे पास मिनिमम आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमारे पास 6 आंसर आ गया। ओके, सो एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा गलत एग्जांपल लिया, आप सही से बताना है। देखो चलो हमारे पास यही डेस्टिनेशन होने वाला है, तो यहाँ तक हमने आंसर निकाल लिया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम राइट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो राइट वाला फंक्शन कॉल करा। तो यहाँ से हमारा लंबा पाथ लेके यहाँ तक आंसर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया 7 और हमने उसको डीपी में स्टोर करा लिया। तो अगर हम कहीं पे यहाँ वाला पाथ निकालना होगा ना, तो हम ये वाला आंसर हमने डीपी में वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करा लेगी, यहाँ तक हमारा आंसर 7 आ गया। तो हम ये वाला पाथ अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे देखा ऑलरेडी हमारे पास आंसर पड़ा है, तो हम इसके आगे दोबारा काउंट करेंगे ही नहीं, और यहीं से हम अपना 7 रिटर्न करा देंगे, जबकि हमको दिख रहा है ये शॉर्टर पाथ आया है। तो यहाँ से हमारा 3 आंसर आना चाहिए था, बट हमने ऑलरेडी डीपी में वैल्यू बड़ी स्टोर करा ली है, क्योंकि वो हमारे फंक्शन कॉल पे मैटर करेगी अब, कि हमने पहले राइट वाला फंक्शन कॉल करा कि हमने बॉटम वाला कॉल करा। तो अलग अलग केस में वो हमारा वेरी करने वाला है। तो अगर हम इसमें 7 ऑलरेडी हमारे डीपी के अंदर आंसर स्टोर करा लिया, तो हम छोटे वाला आंसर काउंट नहीं करेंगे और हम 7 ही रिटर्न कराएंगे। तो ये हमारे डीपी के अंदर यूज करने से दिक्कत आएगी। तो यार ये रिकर्सिव वाला काम तो हमारा नहीं चला, बट इससे हम बेटर क्या कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही चीज़ बताई थी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BFS का। तो BFS का मतलब क्या है, हम एक पॉइंट से उसके सारे नेबर पहले लेके चल लेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा ये सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 1, सपोज करो ऐसा कोई एग्जांपल है, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसके सारे डायरेक्शन वाले नेबर ले लेंगे ऊपर, अगर वो वैलिड एक हमारे पास पोजीशन है तो ये वाले डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन के हम नेबर ले लेंगे। तो चारों डायरेक्शन के नेबर हम क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल जैसे हम BFS करते हैं, हम वैसे ही काम करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये हमारा क्यू के अंदर आ जाएगा, तो इसको निकाल के हम इसके चारों डायरेक्शन के नेबर लेंगे। तो ये हमारा एक एक हमारा स्टेप हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, फिर ये थर्ड स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप। तो हम 4 स्टेप में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इसके अंदर हम नॉर्मल BFS का यूज़ करने वाले हैं। तो उसका मैं फटाफट आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो कोड हमने कंप्लीट कर लिया है, बट ये बिल्कुल बेसिक हमारा जो हमारा BFS का कोड होता है बिल्कुल वही है। तो हम इसको एक बार एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे है और हमारी डेस्टिनेशन है ये, तो यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम इसके चारों नेबर्स को हम अपनी क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो पहले हमने इसको ऐड कर दिया, इसको, इसको और इसको। तो सपोज करें यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हमारी क्यू के अंदर क्या क्या जाएंगे, हम 0 वालों को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्यू बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि उसके बाद हमको इनके नेबर्स भी हमको आगे ऐड करने पड़ेंगे क्यू के अंदर। तो ये हमारी BFS की बेसिक एल्गोरिदम होती है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा वैलिड है तो एक बार मैं ये वाले पॉइंट आपको हटा के भी दिखा देता हूँ, और चलो एक बार पहले देख लेते हैं, एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास 1 है और हमारा वो वैलिड इंडेक्स है, तो हम उसको अपने क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 0 है, तो हम इसको क्यू के अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, और ये दोनों हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, बिल्कुल बेसिक में हमने पहले ये वाला इंडेक्स अपने क्यू के अंदर ऐड करा। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यू है, और क्यू के अंदर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या करा है, हमने एक पेयर क्लास बनाई है। पेयर क्लास क्यों बनाई है, हम IJ, हम एक इंडेक्स रखेंगे, अपना कोऑर्डिनेट को हमने बस एक पेयर क्लास का नाम दे दिया। ये एक बस बेसिकली हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली पेयर देते हैं हम। तो हमने एक यहाँ पे पेयर क्लास के अंदर अपने क्यू के अंदर एक पेयर ऐड कर दिया इंडेक्स का। तो सबसे पहले हमने ये वाला इंडेक्स ऐड करा, ये 0 0 0 0 1, तो 1।
वन वन हमने यहाँ पे एक पेयर ऐड कर दिया अपने क्यू के अंदर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम अपनी क्यू में से सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, और इसके बाद हम इसके सारे नेबर्स हैं वो ऐड करेंगे, फिर इनके नेबर को एक एक करके सारे नेबर्स को निकालेंगे और उसके नेबर्स सारे ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जब हमारा ये एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया। अगर आपने ट्री के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम उसमें लेवल ऑर्डर रिवर्सल कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले हमने वन वन ऐड कर दिया अपने क्यू के अंदर, तो वन वन ऐड करा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू में से हर एक एलिमेंट निकालेंगे। पहले देखें हम क्यू का साइज कितना है। अब ये चीज़ क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सपोज करो दो एलिमेंट्स पड़े हैं। तो इसके लिए आपको एल्गोरिथम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, इसके हमने चारों डायरेक्शन में ऐड करने हैं। तो इसके चारों डायरेक्शन वाले हमने अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्यू के अंदर पहले एक एलिमेंट था, उसको निकाला। अब हमारे पास चार एलिमेंट हो गए क्यू के अंदर, एक दो तीन चार। अब हमारी क्यू के अंदर है चार एलिमेंट। अब चार के हमको आगे आगे वाले सारे के सारे नेबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो चारों एलिमेंट्स को हम एक एक करके निकालेंगे अपनी क्यू के अंदर से। तो ये हमारा एक लेवल हो गया। तो पहले हमारा यहाँ पे क्यू पे एक ही एलिमेंट था, तो वो हमारा फर्स्ट लेवल। अब उसके बाद हमारे क्यू के अंदर यहाँ पे हमारे पास चार चार एलिमेंट्स है, तो वो हमारा सेकंड लेवल। तो हम चारों को एक बार साथ में निकालेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला निकाला। अब इसके नेबर्स कौन है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसके नेबर्स तीन होंगे, तो हम क्यू के अंदर तीन भी ऐड कर देंगे। तो अभी हम निकालने चार, और उसके बाद हमने तीन ऐड कर दिए फर्स्ट वाले में से। तो इसमें चार एलिमेंट है, एक दो तीन चार, और फर्स्ट में से हमने तीन ऐड कर दिए। अब सेकंड वाला देखा तो इसके हैं एक दो तीन, अब इसके भी तीन ऐड कर दिए, तीन और ऐड कर दिए हमने सेकंड वाले के। अब थर्ड वाले की बारी आई, ये नीचे वाला, इसके भी हमने तीन ऐड कर दिए, एक दो तीन, और फिर थर्ड वाले के ऐड कर दिए। और फिर फोर्थ वाला एलिमेंट आएगा ये वाला, तो इसके लिए भी हम तीन ऐड करेंगे, एक दो तीन। तो तीन एलिमेंट हम इसके ऐड कर दें। हम चार एलिमेंट हमारे निकल चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये चार एलिमेंट्स ने हमारे पास तीन तीन ऐड करे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने बीच वाला क्यों नहीं ऐड करा, तो क्योंकि हम इसको फिर से जीरो कर देंगे। वही वाला सेम केस जो हमने अपने रिकर्सिव वाले सोल्यूशन में देखा था। तो इसको हम जीरो कर देंगे, तो इसको हम चारों के लिए ऐड नहीं करेंगे। तो तीन इंटू चार हमारे पास 12 एलिमेंट और आ चुके हैं। तो हम 12 एलिमेंट्स को एक एक करके निकालेंगे। तो ऐसे करके ये हमारा क्यू वाला ऑपरेशन, क्यू वाला जो एल्गोरिदम है ये चलता है बीएफएस। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वन वन पड़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास वन वन आया, और वन वन के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे नेबर्स ऐड करेंगे वन वन के। तो सबसे पहले हमने वन वन को निकाला। अब वन वन के नेबर हमारे पास कौन कौन आएंगे, यहाँ पे इसके पास ये एक वैलिड इंडेक्स है, ये एक वैलिड इंडेक्स है, तो हम दो को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हुआ, वन जीरो, वन जीरो को ऐड कर दिया। और इसके बाद हमने किसको ऐड कर दिया, टू वन, टू वन। तो ये हमारे पास ऐड हो गया, और ये हमारा अब लेवल वन हो चुका है। तो ये हमारा निकला, और हमारा अब डिस्टेंस कितना हो गया, वन। अब क्योंकि हमारे पास क्यू के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट पड़े हैं वो कितने डिस्टेंस पे, वन डिस्टेंस पे। तो या तो यहाँ पे देख लो, ये हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर देखो, ये हमारा वन डिस्टेंस है और ये भी हमारा वन डिस्टेंस है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनको एलिमेंट्स को निकालेंगे और इनके नेबर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एलिमेंट देखा, सपोज करो इसके दोनों तरफ जीरो है, तो इसके हम दोनों साइड के एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, और इसको भी हमको जीरो करना पड़ेगा यार। तो उसके लिए यार यहाँ पे इसको हटाते हैं, और ये यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड करते टाइम क्यों जीरो कर रहे हैं और उससे क्या दिक्कत आएगी। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, और सपोज करो यहाँ पे हम एक एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए हम निकालने से पहले, जैसे हमने क्यू में ये एलिमेंट रखा था, पहले हमने क्यू में क्या क्या रखा था, वन वन। तो जब हम क्यू को निकाल रहे हैं और उसके सारे नेबर ऐड करते हैं, क्यू में से हमने वन वन निकाला, और उसके फिर हम बाद में जाके ये दोनों नेबर ऐड करेंगे। तो उस टाइम हम यहाँ पे जीरो 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 करें अगर इसको, तो यहाँ पे हम करेंगे ग्रिड में आई जे इक्वल टू जीरो। तो अगर हमने ऐसा करा, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने इसको, ओके यहाँ पे नहीं करना, इसके बाद चलो यहाँ पे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे इसको जीरो जीरो करा, जब हम इसके एलिमेंट्स को ऐड करने हैं, तो पहले हमने इसको क्यू में से निकाला और अब इसके एलिमेंट ऐड करने वाले हैं, तो इसको हमारे पास यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी। तो पहले हमारी एल्गोरिथम समझते हैं, फिर बताऊंगा इसमें क्या दिक्कत आएगी। ये हमारा टीएलई देगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे इसके ये वाला नेबर ऐड करा, इसके बाद ये वन जीरो है, तो वन जीरो का हम इसके बाद कोई नेबर नहीं ऐड कर सकते। अब टू वन की बारी आई, टू वन से हम सपोज करो ये वाले तीन नेबर ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा जीरो हो गया, ऊपर वाला हमारे पास जीरो हो गया। तो एक दो ऊपर नीचे वाले ये डायगोनल वाला नहीं कर सकते। तो हमने ये वाले दो एलिमेंट ऐड कर दिए अपने क्यू के अंदर। तो इसका क्या इंडेक्स आएगा, जीरो वन टू, टू टू, और टू टू, और ये कितना है, जीरो वन टू थ्री, थ्री वन, थ्री वन। तो हमने ये दो एलिमेंट ऐड कर दिए, और ये हमारे किस लेवल पे होंगे, ये हमारे सेकंड लेवल पे होंगे। सोर्स से इनका डिस्टेंस टू है, तो वन, ये वन टू, ये हमारा एक हो गया, ये वन टू, ये हमारे पास दो हो गया। सोर्स से इनका डिस्टेंस है टू, तो हमको वो भी लेके चलना पड़ेगा, और हमने वही लेके चला हुआ है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा जीरो है, और जब जब हम अपने क्यू के अंदर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके बाद हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले हमारा यहाँ पे वन वन था, हमने क्यू के अंदर दो एलिमेंट ऐड कर दिया तो हमारा डिस्टेंस वन हो गया। अब इनके एलिमेंट निकाले और इनके नेबर्स ऐड करे तो हमारा डिस्टेंस टू हो गया।
तो ऐसे करके हमको एलिमेंट ऐड करने के बाद अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट तो हमने ये वाले एलिमेंट ऐड कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो इसके बाद हम ये टू वन भी निकाल दिया था। अब इसके बाद ये टू टू आएगा, तो टू टू का नेबर हमारे पास क्या है, ओके 0 1 2, ये हमारे पास इसका नेबर हमारे पास नीचे वाला है। सपोज करिए ये 0 है, ये 0 है, तो इसका नेबर हमारे पास नीचे वाला है, तो हम इसको अपने क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने क्यू के अंदर ऐड करा, इसका क्या है 0 1 2 3 3 2 तो 3 2 को हमने अपने क्यू के अंदर ऐड करा। और अब इसकी बारी आई तो हम 3 1 को देखेंगे। 3 1 हमारा ये है, 3 1 के लिए भी हम 3 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये दिक्कत आ गई, हमारे क्यू के अंदर 3 2 अब दो बार आ रहा है ये वाला एलिमेंट। हम इसके लिए भी इसको ऐड कर रहे हैं और इसके लिए भी इसको ऐड कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा फिर ये वाला एलिमेंट आ गए तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3। और अब इसके लिए 3 2 के लिए हम ये ऐड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 4। तो 1 2 3 4, तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा 4 आएगा, ये ठीक है। बट हम 3 2 को 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हम 1 के लिए ये हम एक बार हम अपने ये वाले एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो हमको उसको 0 कर देना है। तो हम इस इंडेक्स के लिए हमने जब 3 2 को ऐड करा तो हम इसको 0 कर देंगे कि हम किसी और के लिए अब 3 2 को ऐड नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी हुई थी कि हम एलिमेंट को निकालते टाइम नहीं हम 0 0 कर, ऐड एलिमेंट को ऐड करते टाइम हम 0 0 करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आएगा आई और j+1। तो जब हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे अब एल्गोरिदम समझते हैं। पहले हमने क्यू बनाया, उसके अंदर अपने स्टार्टिंग इंडेक्स सोर्स ऐड कर दिया और सोर्स को ऐड करते टाइम हमने 0 कर दिया। तो सबसे पहले हमने अपना सोर्स ऐड करा इसके अंदर, तो इसको क्लियर करते हैं एक बार और एल्गोरिदम समझते हैं जो हमने लिखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास ये इंडेक्स आया, तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है ये, तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है ये 1 1। तो हमने 1 1 को अपने क्यू के अंदर ऐड कर दिया और अब इसको 0 कर दिया। कि इसको 0 करने का मतलब क्या है कि इसको और कोई एलिमेंट अब ऐड ना कर पाए वापस क्यू के अंदर। तो ये भी किसी का नेबर होगा तो इसको ऐड करेंगे, बट अगर अगर हमने इसको 0 कर दिया तो इसको ऐड और कोई नहीं कर सकेगा। तो हमने इसको पहले क्यू के अंदर ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, हमने क्यू में से सारे एलिमेंट्स निकालने। अभी क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही है, तो हमने एक को निकाला और इसके सारे नेबर हमने क्यू के अंदर ऐड कर दिए। तो सारे नेबर्स पहले देखो, हमने एक पेयर निकाला और इसको आई जे ले लिया हमने और एक लूप चला रहे हैं क्योंकि हमारे क्यू के अंदर अभी जितने सारे एलिमेंट है हमने साइज ले लिया है, क्यू का साइज कितना है, और क्यू के साइज के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सारे के सारे निकालेंगे। तो वो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो हमने क्यू के अंदर से एलिमेंट निकाले और ये 4 नेबर्स हो सकते हैं हमारे पास, ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट। तो हमने चारों को ऐड कर दिया और ऐड करते टाइम हम 0 कर रहे हैं। अब वो वाली प्रॉब्लम मैंने दिखाई थी कि क्या आएगी। तो यहाँ पे हमने चारों को 0 0 कर दिया और फिर हमने क्यू के अंदर ऐड कर दिया और ऐसे करके ही हम अपना डिस्टेंस भी लास्ट में इंक्रीज करते रहेंगे। ऐड कर दिए तो हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये सब करने के बाद हमारी क्यू एम्प्टी होगी तो लास्ट में -1 रिटर्न। तो अगर आपको यार ये ये BFS वाले एल्गोरिदम नहीं समझ आई है तो सबसे पहले जाके आप ट्री वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल होगा, एक बार उसको जाके समझो तो आपको ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा और यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n/m ही होने वाले है, जो हमारा मैट्रिक्स का साइज होगा। क्यों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यार अगर BFS वाले एल्गोरिदम समझनी हो तो सबसे पहले जाके ट्री के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना जो लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग।